दर्शकों नमस्कार। स्वस्थ शरीर के लिए जानकारियों की सौगात लेके आप सभी के सामने पुनः मुखातिब हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। आज मैं कार्यक्रम में आपका दोस्त भी हूँ, होस्ट भी डॉक्टर स्वप्निल जैन। दर्शकों कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आप सभी जानते हैं कि ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको दिन प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। इसके पीछे हमारी अभिव्यक्ति यही है, हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें। अगर किसी कारण से आप अस्वस्थ हैं तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारी एक्सपर्ट की एडवाइस से आप पुनः स्वस्थ हो जाएं। इसी श्रृंखला में एक खास बातचीत आज हम करने वाले हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं घुटने से जुड़ी एक खास समस्या के बारे में। एक ऐसी इंजरी जो बिल्कुल भी कतई भी लाइलाज नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ऐसा लगता है कि एक बार ये इंजरी हो गई तो वाकई जीवन बड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ लिगामेंट इंजरी। हम सभी जानते हैं कि घुटने का जोड़ हमारे जीवन का, हमारे शरीर का सबसे जटिल जोड़ में से एक है। उसमें अगर लिगामेंट इंजरी हो जाए तो वाकई मुश्किल होती है। आखिर ये लिगामेंट इंजरी क्या होती है, किस प्रकार से इससे बच सकते हैं, इसका क्या निदान है और क्या शल्य चिकित्सा का में इसमें अहम भूमिका निभाती है, इस सब विषय पे आज हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑलरेडी स्टूडियो में हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर दीपक वशिष्ठ सर। आप शोल्डर और नी जॉइंट सर्जन हैं। सर आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों आप सभी जानते हैं हमारा आज का ये अंक सजीव फ़ोन इन होता है, तो 2 फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार डिस्प्ले होंगे। शाम को 5:30 बजे तक ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और 5 बजे तक आप डॉक्टर वशिष्ठ सर से नी जॉइंट से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो 2 नंबर आप एक बार नोट कर लें। पहला नंबर है जो लैंडलाइन यूज़र्स के लिए वो है 0755 जो भोपाल का STD कोड है 2660049। दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800233040 और डॉक्टर वशिष्ठ सर से आप सीधे बातचीत कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैं जो भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए लिगामेंट वर्ड्स शायद न हो सकता है। नी जॉइंट की इंजरी उन लोगों को मालूम है, तो आखिर लिगामेंट क्या होता है, इसकी क्या भूमिका रहती है अगर हम जोड़ की बात करें तो? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो अपना नी जॉइंट है वो एक वेट बेरिंग जॉइंट होता है जो चारों तरफ से लिगामेंट से घिरा रहता है। लिगामेंट घुटने के लिए, नी के लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो स्टेबिलिटी बनाने का काम करते हैं। स्टेबिलिटी आगे की डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। कोई भी एक लिगामेंट टूटने पर बाकी जो जितने भी लिगामेंट होते हैं उन पर जोर आता है और उनके टूटने का या लूज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। नी जॉइंट के बीच में एक कुशन की तरह एक गद्दी होती है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, और अगर कोई भी लिगामेंट टूटता है तो मेनिस्कस पे भी उसके ऊपर से जोर आता है और उसके टूटने का भविष्य में खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को आर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। जो नी जॉइंट का एज रहता है वो 65 to 70 ईयर्स तक रहता है, लेकिन इस लिगामेंट की इंजरी की वजह से वो जॉइंट अगले 2-3 साल में ख़राब हो जाता है। डॉक्टर दीपक सर, जो ये पिंक वाला जो पार्ट दिख रहा है, जो स्किन कलर का एक पार्ट है, ये तो बहुत सारे इसमें पार्ट्स लग रहे हैं, तो क्या एक जॉइंट में कई लिगामेंट्स हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, इसमें कई सारे लिगामेंट हो सकते हैं। जैसे मेन लिगामेंट 4 हैं घुटने के अंदर, जिसको MCL अंदर की तरफ, LCL बाहर की तरफ, अंदर की तरफ 2, जैसे पटेला टेंडन को हटाऊंगा तो मैं अंदर से 2 निकलेंगे, ACL और PCL। ACL आगे इसलिए बोला जाता है कि वो आगे की तरफ रहता है, PCL पीछे की तरफ रहता है। ये नी जॉइंट को स्टेबिलिटी बनाने का काम करते हैं सारे लिगामेंट। बिल्कुल, वाकई बहुत ही जटिल ये जॉइंट है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कई लिगामेंट से जॉइंट घिरा रहता है और ऐसे में इसमें चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, कारण कुछ भी हो सकता है। तो ये इसके लिए बहुत सीरियसली हमें इसको डील करना चाहिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर दीपक वशिष्ठ सर ने बताया कि ये वेट बियरिंग जॉइंट है, यानी कि हमारे शरीर का वज़न पूरा इसी जॉइंट पर आता है। सर क्या प्रमुख कारण होते हैं? आपके पास इतने सारे केसेस आते हैं, रेगुलर रूटीन में आप इसकी इंजरी वाले पेशेंट्स देखते हैं, एक किस एज ग्रुप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं और क्या प्रमुख कारण आपको इसमें देखा गया? मोस्ट कॉमन एज ग्रुप रहता है इसमें 20 से 25 साल, 30 साल तक भी हो सकता है। और ये जो इंजरी है वो बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी हो सकती है। जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है वो 25 साल है और फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होता है लिगामेंट इंजरी, क्योंकि उनके लिगामेंट लेग्स होते हैं कंपेयर टू मेल। तो उसमें इसके लक्षण घुटने का सूजना, उसमें दर्द होना और पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील करना, ये लक्षण होते हैं इसके। जी सर, अक्सर से देखा गया है कि चलते हुए गिरना या पैर लचक जाने में हम देखते हैं मोच आ जाती है, जिसको हम लोग स्प्रेन बोलते हैं और
ऐसा होता है अक्सर कि इसी तरह की कोई एक्टिविटी में नी जॉइंट में भी लिगामेंट इंजरी हो जाती है, तो क्या सिर्फ इस तरह की एक्टिविटी के कारण ही होता है कि कोई और भी इसका प्रमुख कारण है जो लिगामेंट इंजरी होती है? आज से 20 से 30 साल पहले ट्रॉमा, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते थे, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। उसकी वजह से अब जो जितने भी ट्रॉमा होते हैं या फिर एक्सीडेंट्स होते हैं वो लो वेलोसिटी होते हैं, पहले हाई वेलोसिटी हुआ करते थे। तो लो वेलोसिटी होने की वजह से अब बोन फ्रैक्चर कम होते हैं, लिगामेंट्स ज़्यादा टूट रहे हैं पेशेंट्स के। और स्पेशली आर्मी पर्सन्स, पुलिस में जो हैं कार्यरत हैं अपने भाई लोग, या फिर जो बच्चों में, इनमें लिगामेंट टूटने का डर ज़्यादा रहता है। जी। बच्चों में लिगामेंट टूटता है तो साथ में बोन के साथ उखड़ जाता है, जिसको हम अवल्शन भी बोलते हैं। जी जी। बहुत सारे कारण यहाँ पर होते हैं, और जो एज ग्रुप डॉक्टर ने बताया है वो एज ग्रुप है 25 इयर्स, और बच्चों में भी ये जॉइंट में लिगामेंट इंजरी देखी गई है। तो अगर आपको लग रहा है सूजन आई है और तकलीफ़ ज़्यादा है तो एक बार ज़रूर चिकित्सक से संपर्क करें। एक कॉलर इस बीच में हमारे साथ जुड़े हैं, आदित्य भारद्वाज जी सर हैं अबू धाबी से। आपका स्वागत है सर कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछ लें आप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक मुझे से बात हो रही है। जी जी जी। जी जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, मेरा ये पूछना था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे कार्यरत हैं और उनका ACL रिप्लेसमेंट हुआ था। जी। तो हाउ हाउ इफेक्टिव इज साइकिलिंग फॉर देम? ACL ACL टेयर था उनको, अभी सर्जरी हो चुका है। जी जी जी, सर्जरी हो चुका है। कितने महीने या कितने साल हो गए ACL सर्जरी के बाद? अभी 4-5 महीने हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन मतलब जनरली हम लोगों की बात होती है तो डॉक्टर ने एडवाइस किया टू गो फॉर साइकिलिंग, लेकिन अभी उनका ये है कि डर है उनके अंदर। तो मैं ये पूछना चाह रहा था। आदित्य जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें। जी जो इसमें सर्जरी होती है वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से अलग अलग सर्जन अलग अलग तरह की सर्जरी करते हैं। उनकी आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनकी कौन सी सर्जरी की गई है वो मुझे बताएं। इसमें मुख्यतः से हेमस्ट्रिंग, पेरिनोस लॉन्गस या फिर BTB बनाया जाता है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है तो BTB बनाया गया होगा। अगर BTB बनाया गया है तो 5 महीने के अंदर साइकिलिंग चालू कर सकते हैं जी। और अगर हेमस्ट्रिंग या लॉन्गस भी है तो भी चालू कर सकते हैं। यूजुअली हम 6 महीने के बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी अलाउ करते हैं। ओके ओके, ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन बाय द वे। स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर उनको BTB इम्प्लांट ये ग्राफ्ट किया गया है तो यूजुअली 5-6 महीने के बाद हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। स्पेशली साइकिलिंग BTB करने के बाद 3-4 महीने के बाद चालू किया जा सकता है। लॉन्ग जंप हुआ या फिर हाई जंप हुआ, ये सारी चीज़ें आप 1 साल के अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू आदित्य जी, हमें विश्वास है कि हमारे डॉक्टर साहब के आंसर से मुतमईन हुए होंगे। डॉक्टर, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की जोड़ में कोई चोट लगती है, अगर हम बात करें घुटने की स्पेशली, तो क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आप लोग एडवाइस करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जॉइंट की अगर इंजरी होती है तो पहले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आप लोग क्या एडवाइस करते हैं सर? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, सबसे पहले बोला जाता है कोई भी चोट लगे, घुटने में, कंधे में, कहीं भी लगे, तो आपको ध्यान रखना है, आपको राइस फॉलो करना है। राइस का मतलब होता है रेस्ट, आइस लगाना, जो भी अफेक्टेड पार्ट है उस पर आइस लगाएं, रेस्ट करें, एलिवेशन दें, और उसके बाद अपने पास जो भी संबंधित डॉक्टर है उसके पास जाके मिलें जी। उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मेरे हिसाब से प्राइस ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस के साथ प्राइस P और उसमें ऐड करना है आपको। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट भी चालू करना है। कैसे करना है उसको? जैसे अगर आपको चोट लगी है घुटने में तो तुरंत आधे घंटे के अंदर या तुरंत कभी भी स्वेलिंग आती है, उसका रीज़न, स्वेलिंग का रीज़न ACL या मेनिस्कस या PCL कोई भी लिगामेंट हो सकता है जी। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उस लिम्ब को किसी चीज़ से बांधें। जैसे लॉन्ग नी ब्रेस यूज़ कर सकते हैं, और जो जॉइंट है वो स्वेलिंग अगर आ गई है तो उसमें एक आइस का टुकड़े से उसको मलें, जिससे क्या होगा, जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस होगी। रात को जब भी सोएं उस इंजरी वाले दिन 2 तकिए लगा के पैर ऊपर रख करके सोना है, जिससे स्वेलिंग को सबसाइड होने का टाइम मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका अगर लिगामेंट इंजरी है, जॉइंट इंजरी है, तो जो भी उसका स्पेशलिस्ट है उसके पास जाके मिलें। वो आपको एक्सरे और MRI दोनों चीज़ एडवाइस करेगा। उसमें एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि कोई भी खुद से ट्रीटमेंट चालू नहीं करना है, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाके मिलना है।
और कोई भी खुद से ट्रीटमेंट में जैसे मेडिकेशन खुद से लगा के वो सब सारी चीज़ें चालू नहीं करनी है। बिल्कुल। बर्फ़ की सिकाई एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को उनमें कन्फ्यूजन रहता है कि बर्फ़ से करें कि गर्म से करें। तो शुरुआती दौर में बर्फ़ की सिकाई ही सभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विपिन जी हैं सागर से। विपिन जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछ लें आप। हाँ सर, नमस्कार डॉक्टर साहब को। नमस्कार, जी विपिन नमस्कार। सागर से बात कर रहा हूँ। नमस्कार विपिन जी। जी सर। सर मेरे दो सवाल हैं। सर पहला सवाल ये था कि अगर किसी को लिगामेंट इंजरी होती है और वो सर्जरी कराते हैं तो मिनिमम कितना टाइम लग सकता है अगर फुल ठीक होने में, अगर इंजरी हुई है और सर्जरी अगर कराते हैं लिगामेंट इंजरी की। और दूसरा सवाल सर ये था कि क्या हाथ की टहनी में भी लिगामेंट इंजरी हो सकती है या फिर उससे कोई दूसरा नाम कहा जाता है? आपके पहले प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। कोई भी लिगामेंट इंजरी होती है, वो लिगामेंट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। यूजुअली जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो हम लोग अगले दिन से उनको वेट बेयर करा देते हैं और चलाना चालू कर देते हैं। नी बेंडिंग या जैसे घुटने का मोड़ना वो चालू कर दिया जाता है। पेशेंट को 1 हफ्ते के लिए बोला जाता है कि वो घर पे रेस्ट करें और 1 हफ्ते के बाद वो जाके अपना जो भी उनका काम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भागने दौड़ने की अभी आवश्यकता नहीं होती, स्टार्टिंग में अपना ऑक्यूपेशन ज्वाइन कर सकते हैं वापस जाकर। जी सर, एक और प्रश्न था इनका कि हाथ में भी इस तरह की इंजरी होती है, लिगामेंट इंजरी हाथ के? लिगामेंट्स बॉडी के हर जॉइंट में होते हैं, तो उसमें कहीं भी किसी भी जॉइंट में इंजरी हो सकती है। बिल्कुल। उसका सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले जैसे ही चोट लगती है आपको आइस लगाएं, एलिवेट करें उस भाग को, और जो भी आसपास अपने डॉक्टर है, जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है या स्पोर्ट्स इंजरी डॉक्टर है, उससे जाके संपर्क करें। डॉक्टर दीपक सर, अक्सर ऐसा होता है कि जब चोट लगती है तो हम ये शुरुआत से नहीं मान सकते कि ये लिगामेंट इंजरी है या कोई बड़ी इंजरी है। अक्सर घर पर ही हम घरेलू उपचार करते हैं। तो ऐसे क्या लक्षण होते हैं कि ये शो करता है कि ये लिगामेंट इंजरी है, इट नीड्स टू बी ट्रीटेड? कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना बहुत आवश्यक है। क्या उसके प्रारंभिक लक्षण शुरू में ही दिखाई देते हैं? सबसे पहले मैं आपके पहले भाग का आंसर देना चाहता हूँ। 4-5 चीज़ें जो खुद से ना करें, खुद से ट्रीटमेंट चालू ना करें। फर्स्ट एड अलग चीज़ है, लेकिन खुद से मेडिसिन लेना, पेन किलर्स लेना जो लिवर और किडनी पर इफेक्ट डालेगी वो ना करें। कुछ लोग गांव में जाके ट्रीटमेंट करा लेते हैं, जिनको पता नहीं होता डॉक्टर उनको वो उसमें प्लास्टर लगा देते हैं, उससे नी जॉइंट स्टिफ हो जाता है, नी का मुड़ना बंद हो जाता है, वो ना करें। रेस्ट 1 हफ्ते तक ठीक है, 1 हफ्ते के ऊपर रेस्ट को ना बढ़ाएं, उससे मसल एट्रोफी हो जाएगी, मसल पतली हो जाएगी। जो आपकी थाई है, आप दोनों थाइयों में अपना गर्थ चेक कर सकते हैं। जिसमें लिगामेंट में इंजरी हुई है वो आपने खुद से ट्रीटमेंट चालू किया है, उसकी जो थाई है उस साइड की वो पतली होना चालू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें खुद से ना करें। और जो दूसरा आपका प्रश्न दूसरा सर ये कि एक बार जब पेशेंट को अगर लिगामेंट इंजरी हो जाती है तो जैसा हमने देखा अक्सर कि जो हमारे जितने भी कॉलर्स थे, एक उनके मन में कहीं ना कहीं भय है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करें। 6 महीने बाद भी वो लोग रूटीन लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो वो डर कितना उचित है? क्या लॉन्ग टर्म भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर लिगामेंट इंजरी की बात करें? यूजुअली सर्जरी के बाद कोई भी लिगामेंट फेल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इतना आम नहीं है फेल होना। लेकिन लिगामेंट सर्जरी कराने के बाद अगर सर्जरी की ज़रूरत है, 2 तरह के टेयर होते हैं किसी भी लिगामेंट में, पार्शियल टेयर, कंप्लीट टेयर। अगर पेशेंट को लक्षण है कंप्लीट टेयर के तो उसकी सर्जरी ज़रूरी है। उसको फिजियोथेरेपी से, किसी भी दवाई से काम नहीं चलाया जा सकता है, उसकी सर्जरी ज़रूरी होगी। उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी समय समय पे आपको आपका ट्रीटमेंट बताया जाएगा। जैसे 3 महीने पे साइकिल चलाना या बाइक चलाना, बाइक में केक लगाना, जो भी एक प्रश्न होते हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोटोकॉल डॉक्टर के थ्रू बताया जाता है जो आपकी सर्जरी करता है। सर्जरी कौन सी किस तरह की हुई है, आपका क्या काम रहता है, उसके हिसाब से सर्जरी की जाती है और ये हमारा रूटीन काम है सर्जरी करना। उसके बाद पेशेंट फॉलोअप में रहता है और पूरा हम उसका ध्यान देते हैं कि वो 1 साल के अंदर अपनी जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी हैं, जैसे अगर हाई जंप है कोई लगाता है, या फिर जैसे आर्मी पर्सन या फिर कोई पुलिस वाला या स्पोर्ट्स पर्सन, जिसको अब स्पोर्ट्स पर्सन वाले पेशेंट को तो हम लोग 1 साल तक नहीं रोक सकते, हमें वापस उसको 6 महीने के अंदर फिर से वापस डालना है स्पोर्ट्स इंजरी में। तो स्पोर्ट्स इंजरी दोबारा से ना हो उसके लिए हम सारी चीज़ें, ग्राफ्ट अलग से होता है, उसके इम्प्लांट्स अलग से होते हैं, तो सारी चीज़ें की जाती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि ये पूर्णतः ठीक हो सकती है और थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। जैसे डॉक्टर वशिष्ठ सर ने बताया कि 6 महीने से लेकर साल भर तक का समय लगता है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उन्हें जल्दी भी रूटीन एक्टिविटी में ले आते हैं। तो आपके मन में इसका भय नहीं होना चाहिए, बस ज़रूरी है कि आप सही समय पे सही चिकित्सक से संपर्क करें
और शुरुआत में अगर आपने गलत चिकित्सक से संपर्क किया या आपने घरेलू उपचार पे डिपेंड रहे तो फिर ये शायद और भी दिक्कत कर सकती है। सर जैसे कि जो भी हमारे कॉलर भी थे और हमने अक्सर देखा है कि लिगामेंट टीयर पे सर्जरी इंडिकेशंस कई बार सामने आता है। क्या कंजर्वेटिव माने कि सिर्फ दवाई गोली के ज़रिए भी ये पूर्णतः ठीक हो सकती है? तो इसके लिए क्या उपाय है सर? सबसे पहले तो स्पोर्ट्स इंजरी जो डॉक्टर है आपका उसके पास जाके मिलेंगे, वो आपका टेस्ट करेगा। टेस्ट क्या होते हैं, जो दो हड्डियां हैं वो आगे पीछे करके देखता है। अगर आपका लिगामेंट काम नहीं कर रहा है तो जो हड्डियां होंगी वो आगे पीछे आवाज़ करेंगी एक दूसरे में। और आपके सिम्टम कैसे रहेंगे? सिम्टम अगर सीढ़ी से उतरने में या फिर सीढ़ी चढ़ने में आपका पैर लचकता है, जिसको कुछ लोग अनस्टेबल नी बोलते हैं, या फिर आपको आवाज़ आती है, या फिर आपका नी या घुटना लॉक हो जा रहा है किसी एक पोजीशन में और वापस उसको खोलने में दिक्कत हो रही है आपको, तो ये आपको बताता है सर्जरी की इंडिकेशंस रहती हैं। बाकी आपका जो डॉक्टर संबंधित रहेगा वो बताएगा आपको कि इसमें सर्जरी ही ज़रूरत है। अगर पार्शियल टेयर है तो वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिम्टम नहीं है, पार्शियल टेयर है, तो हम उसको कंजर्वेटिव ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन पार्शियल टेयर में कभी भी रेस्ट ना करें। एक हफ्ते के रेस्ट के बाद वापस उसको आपको एक्टिविटी पे डालना है, अदरवाइज सारी मसल्स आपकी एट्रोफी में चले जाते हैं। जी सर, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे आपने बोला सिटी, एमआरआई, एक्सरेज, तो इसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि ये टीयर कौन सा है? सबसे पहले जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन रहता है हमारा एक्सरे रहता है, उसके थ्रू हम पता चलाते हैं कि भाई कौन सी बोन में फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर नहीं है तभी हम लिगामेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम 1-2 हफ्ते के बाद एमआरआई कराते हैं, जब एडिमा सबसाइड हो जाता है, जब स्वेलिंग कम हो जाती है। अदरवाइज एमआरआई कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरा शेडो उसमें आएगी एमआरआई में। तो 2 हफ्ते के बाद जब हम एमआरआई कराएंगे उसकी, तो उसमें पता चलेगा अपने को कि कौन सा टेयर है। और उसमें यूजुअली हम लोग क्लिनिकल बेसिस पे ये पता चला लेते हैं कि टेयर क्या है, लेकिन एमआरआई उसके बाद कराया जाता है। बिल्कुल, बहुत आम इन्वेस्टिगेशन है एमआरआई, और इसमें पूर्णतः चीज़ें क्लियर सामने आती हैं। तो अगर आपके डॉक्टर ने एमआरआई सजेस्ट किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ विशेष कारण है। तो एक बार आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह को मानें और एमआरआई कराकर फिर देखें कि कहीं लिगामेंट इंजरी तो नहीं है। सर, इस तरह की इंजरी में एक और चीज़ हमने अक्सर देखी है कि जैसे आपने बोला कि 6 महीने साल भर बाद जब पेशेंट पूरा रिकवर होता है, लेकिन अक्सर होता है कि जब उस पर ज़्यादा जोर पड़ता है या फिर जिस प्रकार की ठंड के मौसम में वापस वहाँ पर सूजन आती है, इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ उस जॉइंट में दिखती है। तो ये एक आम सी चीज़ें हैं, आम लक्षण हैं, ये ठीक हो जाता है अपने आप की कहीं ना कहीं गलती पेशेंट के द्वारा की जा रही है? पहली सर्जरी के बाद जब भी ठंड आती है तो यूजुअली पहली 1-2 जो सीजन्स होते हैं, जब भी सीजन चेंज होता है तो स्वेलिंग या सूजन आती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना रहता, आपको 2 पिलो लगा के पैर को एलिवेट करना है, उसके ऊपर सोना है और एक आइस लगा के उसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद अगर स्वेलिंग लंबा चलता है तो अपने पास के किसी भी डॉक्टर को दिखाएं कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ग्राफ्ट आपका लगाया था वो या तो फेल हुआ है या फिर उसमें फिर से कोई टेयर हुआ है। जी सर, लिगामेंट टीयर अगर एक बार किसी को हुआ है और डॉक्टर ने अगर सर्जरी सजेस्ट की है और वो नहीं कराते हैं, चूँकि आपने बोला कि लक्षण ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे कि आप बेड रिडन हो सकता है जब आप सीढ़ी उतरे तो सिर्फ लचक आपको आ रही हो, और उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसी कर लिया कि उस पर जोर देना बंद कर दिया, तो क्या फिर बाद में कराने पे या लेट कराने पे या नहीं कराने पे इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन? यूजुअली हमारे पास 2 तरह के पेशेंट आते हैं। एक तो जिनको चोट लगती है अगले दिन ही आ जाते हैं, हम लोग उनका 1-2 हफ्ते के अंदर सर्जरी प्लान करते हैं और सर्जरी कर लेते हैं। दूसरे तरह के पेशेंट जो आके दिखा के वापस जाते हैं और वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किसी भी लिगामेंट के लिए, सारे लिगामेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ ही लिगामेंट ऐसे हैं या फिर कुछ ही कंडीशन ऐसी है जिसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या फिर बिना सर्जरी के काम चला जा सकता है। उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना है और पता चलाना है कि कौन सा लिगामेंट कंजर्वेटिव ट्रीट किया जा सकता है, तो वो ज़्यादा आवश्यक है। बिल्कुल, मतलब डॉक्टर की सलाह लेना, डॉक्टर की सलाह ही बहुत ज़रूरी होता है। अगर सर ऐसा मैंने सुना है कि अगर जैसे आपने बहुत लेट कहीं टीयर है तो वो उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो फिर वो और डिफ़िकल्ट होती है इसकी सर्जरी। कुछ इस तरीके से भी अनुभव रहा है सर आपका? सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो लॉन्ग स्टैंडिंग टेयर्स होते हैं या फिर जो ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं पेशेंट, उनके साथ दिक्कत होती है कि लंबे समय तक वो उस लिम्ब को या उस पार्ट को या घुटने को यूज़ कम करते हैं। उनको डर लगता है कि उस पर अगर जोर देंगे तो गिरने का उनको डर रहेगा, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उस लिम्ब को कम यूज़ करते हैं, रेस्ट करते हैं या फिर उस पर भागना बंद कर देते हैं।
तो उससे क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं एट्रोफी हो जाती हैं, जो आपके लेगामेंट बाकी थे उन पे जोर आने लगता है। तो एक लेगामेंट अगर टूटा है तो बाकी अगर 4 लेगामेंट हैं तो उन पे जोर आएगा तो वो लूज़ होने लगते हैं। अगर कोई पेशेंट मेरे पास वापस 1 साल बाद आके बोलता है कि इसका लेगामेंट का सर्जरी मेरे को अब करानी है, तो मैं उसका वो आउटकम नहीं दे पाऊंगा जो पहले दे सकता था। उसमें दिक्कत ये रहती है कि जो लिगामेंट लूज़ हो गए, टूटने में मैं उसको रिपेयर कर सकता हूँ, रिकंस्ट्रक्ट मतलब दूसरा बना के डाल सकता हूँ, लेकिन जब लूज़ हो जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा दिक्कत आता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये बात डॉक्टर वशिष्ठ सर ने बताई है कि अगर एक लिगामेंट आपका पार्शियल टीयर ही क्यों ना हो या सेकेंड टीयर हो, तो ऐसे में अगर आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं तो बाकी जॉइंट्स पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा, बाकी लिगामेंट्स भी आपके वीक होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समय रहते इसका उपचार किया जाए और डॉक्टर द्वारा जो सर्जरी एडवाइस की जा रही है वो अगर आप अपनाएंगे तो पूर्णतः ठीक होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे और आपकी एक लाइफ स्टाइल भी आप अपनी नॉर्मल जी सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं और सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। सर, मैं जो नई नई तकनीक आई, अगर हम शल्य चिकित्सा की बात करें उसमें संक्षिप्त में आपसे उत्तर लूँगा। उसके पहले बचाव सर, अगर हम चाहें लिगामेंट इंजरी हो ही ना, कुछ बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे या नॉर्मल व्यक्ति भी, तो अगर आप उसके लिए टिप्स दें कि बचाव कैसे हो सकता है कि अगर लिगामेंट इंजरी से बचना हो। मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम ही सबसे बेस्ट होते हैं लिगामेंट इंजरी रोकने के लिए। अगर आपकी मसल स्ट्रेंथन नहीं है, मसल में ताकत नहीं है, तो लिगामेंट पे पूरा जोर आता है और लिगामेंट टूटता है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम में जाएं, उसके बाद ही लिगामेंट इंजरी बचाई जा सकती है। बाकी जो आपका दूसरा पार्ट था कि इसमें एडवांसमेंट क्या है जी, 1990-2000 तक ये सर्जरी ओपन की जाती थी, पूरा लंबा चीरा रहता था। अभी हम लोग इस चीज़ को चेंज कर दिए हैं। दूरबीन पद्धति के द्वारा एक 4 mm का छोटा सा छेद बना के, जिसको हम की होल सर्जरी भी बोलते हैं, उसके माध्यम से एक दूरबीन डाली जाती है। दूरबीन से बिना चीर फाड़ के ये सर्जरी कर दी जाती है। इसमें जो लिगामेंट यूज़ करते हैं, पेशेंट का दूसरा कोई टेंडन जिसकी आवश्यकता पेशेंट को कम है वो लगा दिया जाता है। और वो जो टेंडन जो हमने वापस लगाया है, वो टेंडन स्टडीज़ हैं कि 6 महीने से 1 साल के अंदर वो वापस ग्रो कर जाता है। अच्छा, ये इसमें रीग्रोथ होने की सेलुलर एक्टिविटी रहती है सर, एक बार अगर आपने जोड़ा है तो? जो भी टेंडन घुटने के अंदर है, अगर वो टूटा है तो रीग्रो नहीं करता, उसको आपको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। मतलब दूसरा आपको लिगामेंट डालना है। वो कहीं से बॉडी से ले सकते हैं, जैसे आपकी आगे की मसल्स रहती हैं, क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं इसको, यहाँ से ले सकते हैं। बीटी भी बोलते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। हैमस्ट्रिंग होती है, वो ले सकते हैं, या फिर पेरिनस लॉन्गस जो कुछ लोग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। जो भी आपका ग्राफ्ट की क्वालिटी रहेगी वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से होती है, उसको डाल के हम लोग पेशेंट को चला सकते हैं। बिल्कुल, शल्य चिकित्सा में बहुत बदलाव आ गया है, तकनीक अब बहुत आसान और सहज हो गई है। और जैसा डॉक्टर वशिष्ठ सर ने बताया कि आप अगर एक छोटी सी तकनीक के द्वारा भी अब लिगामेंट इंजरी पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही आप अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी पे आ सकते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप 3-4 महीने में वापस अपने ग्राउंड्स पे जा सकते हैं, खेल सकते हैं। तो ज़रूरी है कि तकनीक का फ़ायदा उठाएं और जितनी भी इसमें सर्जरी इसमें चेंजेस आए उसका फ़ायदा उठाएं और सही चिकित्सक से संपर्क करें। डॉक्टर दीपक वशिष्ठ सर, आप यहाँ इतने अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की। हमें विश्वास है कि हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी दर्शक आज ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उन्हें उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। स्टूडियो में आने के लिए सर धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों को देखा आपने कि डॉक्टर वशिष्ठ सर ने जैसे जानकारी दी उससे आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप बहुत सारी इंजरी से भी बच सकते हैं। और लिगामेंट इंजरी अगर आपको है तो पूर्णतः ठीक भी हो सकती है। आप कहीं मत जाइएगा, कुछ ही क्षणों पश्चात हम वापस आपसे जुड़ेंगे। देखते रहिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।
दर्शकों, पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। और हमारे सेकंड सेगमेंट में हम बातचीत करने वाले हैं कि ठंड जो शीत लहर आजकल हम देख रहे हैं इन दिनों चल रही है, और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में इसका प्रकोप है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे छोटे बड़े हर उम्र दराज का व्यक्ति ग्रसित हो रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जो इस ठंड के मौसम के दौरान होती है, इसका क्या उपचार है, क्या निदान है, छोटे बच्चों में क्या परेशानी हो रही है। हम अक्सर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को वायरल के भी शिकार हो रहे हैं। क्या ये भी ठंड के कारण है या फिर मौसम का जो बदलाव हो रहा है लगातार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर रमेश भार्गव सर जो एमडी मेडिसिन हमारे साथ स्टूडियो में ऑलरेडी मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ठीक, दर्शकों, आप डॉक्टर रमेश भार्गव सर से आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। फ़ोन लाइन 5:30 बजे तक खुली हुई है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आ ही रहे हैं, तो आप डॉक्टर रमेश सर से अपना सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जो शीत लहर चल रही है, जैसे कभी तो गर्म मौसम हो जाता है दिन में, लेकिन रात में ठंडक अभी भी बनी हुई है, सवेरे भी काफ़ी ठंडक रहती है, टेम्परेचर कम रहता है, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसके पेशेंट्स आपके पास अभी इन दिनों रूटीन में आ रहे हैं? और ज़्यादातर जो पेशेंट हैं इस मौसम में जो आ रहे हैं वो सर्दी जुकाम, खांसी और गला ख़राब, इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये टेम्परेचर के चेंज होने से, और जो ज़्यादा टेम्परेचर है, चूँकि ये टेम्परेचर कम है तो इसमें जो है निमोनिया और ये सब की संभावना भी हो जाती है। तो ज़्यादातर पेशेंट सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, इससे पीड़ित लोग आ रहे हैं। जी सर, इस प्रकार का देखा गया अक्सर कि किसी प्रकार के फ्लूज़ भी इस ठंड में शुरू हो गए हैं। पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं लगातार पेशेंट की खांसी ठीक नहीं हो रही है, उसको आए दिन बुखार आ जाता है। एक बार ये फ्लू ठीक होता है, फिर वापस 5-7 दिन बाद फिर लक्षण आने लगते हैं। तो क्या ये भी ठंड के दौरान ये इस तरह के नॉर्मली हर साल होता है? हाँ, ये हर साल होता है। जब भी टेम्परेचर कम होता है या सर्दियों में इस तरह की बीमारी जैसे फ्लू है, वायरल फीवर है, और बहुत सारे से जो जुखाम, कोल्ड वोर्स की वजह से प्रॉब्लम होती हैं। जो टेम्परेचर चेंज होता है तो उसमें बहुत सारी एलर्जीज़ वगैरह भी आ जाती हैं। तो इस वजह से जो है ये सब चीज़ें होती हैं। जी, जैसे डॉक्टर रमेश भार्गव सर ने बताया कि ठंड के मौसम में इस तरह की एलर्जीज़ और फ्लू के वायरसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इस तरह की संभावना रहेगी कि आप जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, और ऐसे में कुछ सावधानियां भी आपको रखना आवश्यक है। ठंड से बचना तो ज़रूरी है, लेकिन समय रहते आप चिकित्सक से संपर्क कर ही दवाई लें। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घरेलू उपचार करते हैं और घर में रखी दवाइयों से ही फ्लू को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बार बार रिकरेंस होता है। सर, बचाव की अगर हम बात करें इस ठंड से, तो हम देखते हैं बहुत सारे जो जन्मजात अभी जो छोटे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, या फिर जो चाइल्ड हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम है, तो क्या इन लोगों को कुछ अलग से सावधानी रखने की आवश्यकता है ताकि वो निमोनिया और इस प्रकार के एक्यूट इन्फेक्शन से बच पाएँ? एक तो ये है कि जैसे अगर टेम्परेचर कम है तो बाहर निकलने के लिए अपन अच्छे से कपड़े पहने, मतलब स्वेटर वगैरह पहने या कोट वगैरह पहने, और कपड़े पूरे पहने। आजकल ये फैशन है कि कपड़े कम पहनते हैं लोग, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन तो ये है कि अपन कपड़े जो है पहन के ही बाहर निकलें, और ज़्यादा टेम्परेचर कम हो तो अगर ज़रूरी नहीं है तो बाहर नहीं निकलें। बिल्कुल, इस तरह से बचाव अपन कर सकते हैं। अक्सर सर होता है कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर इनको आदत होती है सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक की, टहलने की, वो आज भी ठंड में भी इस तरह के सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं।
तो उन लोगों को कुछ इससे जटिलता आ सकती है, या आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं जिनमें आपने देखा है कि इनको इस तरह की परेशानियाँ हुई? अगर उम्र ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है तो थोड़ा सा हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि जो उम्र जिनकी ज़्यादा है और जो सुबह के टाइम घूमते हैं तो टेम्परेचर कम हो उसी समय बाहर निकलें और पूरे कपड़े अपने पहन के निकलें। और जो ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट हैं या जो शुगर के पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। अगर कम टेम्परेचर है तो पूरे कपड़े पहन के निकलें, या इसको अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, या आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, या आपकी सांस फूलती है, आपको अस्थमा इस तरह की दमा न संबंधित बीमारियां हैं, तो आपको थोड़ी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। सुबह की जो ठंडक होती है, शीत लहर होती है, उसमें टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, ऐसे में आप उससे जल्दी परेशान हो सकते हैं और हार्ट अटैक की संभावनाएं भी हमने देखा है अक्सर की ठंड में बढ़ जाती है। सर, अगर हम बात करें जो बुखार आज इन दिनों अक्सर चल रहा है, इसमें क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं? अक्सर सब लोग अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ सिर्फ पैरासीटामोल लेते हैं, कुछ काढ़ा या अदरक की चाय पर डिपेंड रहते हैं। तो एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इस समय? अगर पेशेंट फीवर और सर्दी जुकाम करके आता है तो एक सिंपल टेस्ट है जो कि अपन एक सिंपल टेस्ट कर सकते हैं जिसको कहते हैं कंप्लीट ब्लड पिक्चर। अगर कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराया है और WBC काउंट थोड़ा सा लोअर साइड है और तो या प्लेटलेट थोड़ी सी कम है तो ये अपन मान सकते हैं कि ये वायरल फीवर है जी। तो ऐसे में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ जैसे अपन बुखार तेज है तो पैरासिटामोल अपन दे सकते हैं, अगर उसको कफ है तो कफ सिरप दे सकते हैं, और अगर एलर्जी जैसा साथ में एलर्जी जैसा भी दे सकते हैं। और ये बहुत सारे घरेलू नुस्खे जैसे अपन ने हॉट सलाइन गार्गल्स करें उससे जो है स्वेलिंग कम हो जाती है। तो इसमें अगर वायरल फीवर है, अगर अपन को यूजुअली आइडिया लग जाता है कि घर में भी अगर 2-3 लोग बीमार हैं तो ये समझ में आता है कि ये वायरल फीवर है। ऐसे में कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपन दे करके 3-4 दिन में उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी ही बात बताइए कि अगर घर में एक से अधिक लोग बीमार हैं, 3-4 लोग बीमार हैं, तो ये तकरीबन पक्का हो जाता है कि ये वायरल डिसऑर्डर है, कोई वायरल फ्लू है। और ऐसे में एंटीबायोटिक का उतना अहम भूमिका नहीं रहती है, लेकिन एक बार ज़रूर चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। अगर वो एंटीबायोटिक लिखते हैं तो कुछ फिर सोच समझ के लिखा होगा, लेकिन अगर आप घरेलू उपचार पे डिपेंड हैं या आप सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ कर रहे हैं तो वायरल में आप इसको कर सकते हैं। सर, एक लाइन आती है ऐसी जहाँ पर हमें लगता है कि हम ठीक नहीं हो रहे हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आज भी हमें 3 बार पैरासीटामोल दिन में खानी पड़ रही है, तो ऐसे कौन से लक्षण है तब हमें लगता है कि नहीं अब चिकित्सक से संपर्क कर लें, ऐसा नहीं हो कि वायरल किसी चीज़ में कन्वर्ट हो गया? इसके क्या लक्षण? अगर ये फीवर नहीं जाता है जी तो फिर अपन डॉक्टर से कब तक वेट कर सकते हैं? हाँ, 2-3 दिन वेट कर सकते हैं। इसके बाद नहीं तो फिर एक्सरे टेस्ट कराते हैं अपन, क्योंकि जो ऊपर का इन्फेक्शन अगर नीचे चला गया और निमोनिया हो गया तो फिर उसमें एंटीबायोटिक देना जरूरी रहती है, क्योंकि अपन को मालूम नहीं है कि क्या है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को एंटीबायोटिक देना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि वैसे तो अपन ब्लड कल्चर कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और रिपोर्ट आने में भी टाइम लगता है। तो अगर निमोनिया हो गया है, एक्सरे टेस्ट करा के अपन देख सकते हैं, CT स्कैन भी करा सकते हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था कि अगर लंग का ऊपर का इन्फेक्शन सर्दी जुकाम वाला नीचे चला गया है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें फिर अपन को एंटीबायोटिक देना पड़ेगी और अच्छी एंटीबायोटिक देना चाहिए। बिल्कुल, तब फीवर जो है डाउन होता है। बिल्कुल। अगर 3 दिन से ज़्यादा आपको फीवर बना हुआ है और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वीकनेस है, उतना अच्छा रिज़ल्ट पैरासीटामोल के बाद भी नहीं आ रहा है, भूख ख़त्म हो गई है, वीकनेस बनी हुई है, तो आप एक बार ज़रूर चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें और देख लें कि आपको कोई और बीमारी से तो आप पीड़ित नहीं हैं। ऐसे में अगर एंटीबायोटिक डॉक्टर लिखते हैं तो उसे ज़रूर आप नियम अनुसार जैसा उन्होंने लिखा है उसको पूरा कोर्स कंप्लीट करें। डॉक्टर भार्गव, जिस प्रकार की अभी खांसी चल रही है, हमने देखा है कि वो लगातार पेशेंट परेशान है, रात में नींद नहीं हो रही कई पेशेंट्स की, कई लोग लगातार खांस रहे हैं, और ऐसे में वो चेस्ट की जब जांच करा रहे हैं उसमें कुछ आ नहीं रहा है। जैसे कोविड के समय तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आता था कि निमोनिया के चेंजेस आ गए हैं, लेकिन ये आप लोग किस प्रकार से डील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं?
इसमें क्या होता है कि जैसे एंटीबायोटिक अपन ने दिया या जो भी है, मान लो उसको निमोनिया है और एंटीबायोटिक दिया तो फीवर जैसे सबसाइड हो गया तो कफ जाने में टाइम लगता है, क्योंकि ये 3-4 चीज़ों से रहता है। जैसे मान लो आपका सिक्रीशन है तो लंग को इरिटेट करती है, या छोटी मोटी जो रहते हैं जिसको ब्रोंकियोलाइटिस ओब्लिटरेंस कहते हैं, या जो छोटी सी नसें हैं लंग्स की, जो ट्यूब्स हैं छोटी वाली जो ऊपर से नहीं दिखती, उनमें कंजेशन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उससे जो इरिटेशन होता है उससे कफ आता है। तो ये एक्चुअली में अगर कफ नहीं जा रहा है तो उसको ब्रोंकोडायलेटर देते हैं अपन, नेबुलाइजेशन करते हैं, स्टीम इनहेलेशन करते हैं, तो धीरे धीरे कफ जो है अगर निकलता है तो फिर खांसी चली जाती है। तो अगर फीवर नहीं है और कफ रोज के रोज कम हो रहा है तो अपन सेफ हैं, धीरे धीरे जाएगी। कफ में जाने में टाइम लगता है जी। कई बार जो है अपन को 10 डेज तक लग जाते हैं। बिल्कुल सर, अभी जो लोगों के मन में भ्रांति चल रही है, डर के मारे लोग कोविड भी कुछ लोग समझ रहे हैं, जांच भी नहीं करा रहे। अगर डॉक्टर बोल रहा है ब्लड की कुछ जांचें करा लो तो उनके मन में ऐसा लगता है इतनी खांसी चल रही है, बुखार नहीं उतर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं वापस डॉक्टर बोल दे आप आइसोलेट हो जाएं, कोविड जैसे लक्षण है। तो किस प्रकार से आप लोग कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट्स तो आपके पास भी इस तरह के आ रहे होंगे? हाँ, यूजुअली क्या है कि जैसे अपन CBC कराया है उसमें WBC काउंट अगर नॉर्मल है, ज़्यादा कम नहीं है, और एक्सरे चेस्ट भी कराया है वो भी अगर क्लियर है, तो हम मान के चलते हैं कि कोविड नहीं होगा। लेकिन अगर WBC काउंट कम है, उसको हाई ग्रेड फीवर है, तो एक बार उनको सलाह जरूर दी जाती है कि कोविड टेस्ट करा लें। अच्छा। लेकिन चूंकि अभी कम्युनिटी में है नहीं, बहुत सारे लोगों को है नहीं, तो इसलिए एक तो वो कराते नहीं है, दूसरा ये है कि 2-3 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाता है, तो यूजुअली फिर अपन एडवाइस नहीं करते। बिल्कुल, बहुत भय वाला वातावरण तो नहीं है, और डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है कि वो जांच कम से कम पेपर पे लिखे कि एक जांच करानी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जैसे डॉक्टर भार्गव सर ने बताया कि कम्युनिटी में या समाज में अभी कोविड का इस तरह के पेशेंट्स लगातार नहीं आ रहे हैं, तो डर और भय, अगर आपके मन में भय है तो उसको निकाल दें। ये नॉर्मल फ्लू है, उसके लक्षण ज़रूर वही है, सांस फूलना भी हो सकती है, खांसी भी हो सकती है, बुखार भी हो सकता है, लेकिन वो कोविड वायरस के कारण नहीं हो रहा है। सर, बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं या बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो डायबिटिक हैं, जिनकी यूजुअली डायबिटीज़ बढ़ी रहती है, एज भी ज़्यादा है, तो ठंड के दौरान उनको कई बार होता है कि कुछ घाव बन जाते हैं या स्किन रेड होके दाने हो जाते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स में आप लोग क्या एडवाइस करते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कई बार उनको दाना या अल्सर हो जाए, डायबिटिक पेशेंट को पता भी नहीं चलता, तो ठंड में क्या विशेष सावधानी उनको रखना है अगर वो डायबिटिक हैं? नहीं, अगर वो डायबिटिक हैं तो सबसे पहले उनकी शुगर कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा। अगर शुगर उनकी कंट्रोल नहीं है तो कोई भी सिंपल इन्फेक्शन भी बड़ा इन्फेक्शन बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से अपन को शक्कर पसंद है तो समझ लीजिए कि जो अंदर जो बैक्टीरिया हैं या जो ग्रो कर रहे हैं उनको भी शुगर पसंद है, तो हाई शुगर रहेगी तो कोई भी सिंपल इन्फेक्शन भी बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपनी शुगर कंट्रोल रखें, और इसके बाद में अगर उनको कोई इन्फेक्शन होता है तो जो नॉर्मल पेशेंट हैं उनमें कम होता है, शुगर पेशेंट हैं उनके बॉडी का रेजिस्टेंस भी कम होता है, और शुगर बढ़ी है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उनको सबसे पहले शुगर और बीपी कंट्रोल होना चाहिए। अगर शुगर बीपी कंट्रोल है तो कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर शुगर बीपी कंट्रोल नहीं है तो यूजुअली उनको मॉर्निंग में अपन सलाह नहीं देते कि बाहर एक्सरसाइज करो या इस तरह के करो। कई लोगों को न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, उनको भी क्या होता है कि अगर चलते हैं तो पता नहीं चलता है कि कंकड़ लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं जी, तो उनको सलाह देते हैं कि आप बगैर जूते के नहीं जाएं और ऐसे टाइम नहीं जाएं। बहुत सारे गार्डनर्स होते हैं जो, और बहुत सारे हमारे कृषि लोग हैं, वो काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, ऐसे में अगर वो डायबिटिक हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शन उन्हें होने की संभावना होती है। जैसे डॉक्टर भार्गव साहब ने बोला कि आप सावधानी अवश्य रखें, नंगे पैर काम ना करें, क्योंकि अगर आपको कोई चोट लगती है तो उसका एहसास आपको बहुत लेट होता है, तब तक इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो अपनी शुगर, अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो शुगर ज़रूर चेक कराएं और उसे पूर्णतः कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। सर, और किस प्रकार के पेशेंट ठंड में आपके पास आते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रात के समय जो शीत लहर चल रही है, ऐसे में लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइक्स पे घूमते हैं और कवर अप नहीं करते, तो ऐसे में कान में किसी तरीके से पेन होता है या फिर हेडेक्स होते हैं, कई लोगों को माइग्रेन्स होते हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स भी क्या आपके पास आते हैं सर? हाँ, इस तरह के पेशेंट भी आते हैं। माइग्रेन प्रेसिपिटेट भी हो जाता है, और ईयर इन्फेक्शन क्या, अगर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ तो ईयर इन्फेक्शन भी कॉमन है वो,
क्योंकि रूट एक जैसे ही है। तो थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन वाले भी पेशेंट आते हैं। अच्छा, स्किन वाले भी पेशेंट आते हैं, क्योंकि क्या है कि सर्दी में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है और थोड़ा ठंड रहती है, तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से जैसे फंगल इन्फेक्शन है तो वो फ्लेयर अप हो जाता है। अच्छा, तो इस तरह के भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं सर्दी के टाइम पे। और बाकी जो जिनको पहले से दमा है वो भी, उनको क्या होता है कि नॉर्मली जो है उनका कंट्रोल चलता रहता है, लेकिन जब सर्दी आती है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से थोड़ा सा भी इन्फेक्शन उनको हो जाता है, निमोनिया या किस तरह का, तो उसकी वजह से फिर उससे उनकी सांस फूलने लगती है। तो वो लोग भी दमा वाले पेशेंट या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट हैं या एम्फाइसीमा वाले पेशेंट हैं जिनको सांस फूलती है, तो वो वाले पेशेंट भी सर्दियों में उनको इन्फेक्शन हो जाता है। सर जैसे ऑलरेडी कोई दमा का पेशेंट है और वो मेडिसिन ले रहा है, इनहेलर ले रहा है, जो भी एंटी एलर्जी का आप लोग एडवाइस करते हैं वो ले रहा है, तो ठंड के दौरान क्या डोज कुछ बढ़ाना पड़ता है कि सिर्फ सावधानी से ही उसी डोज पे काम सावधानी से काम हो जाता है, लेकिन अगर उसको इन्फेक्शन हो गया है या एक्सरे में निमोनिया आ रहा है तो 5 से लेकर के 10 दिन तक एंटीबायोटिक का कोर्स देना पड़ता है। और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट करना पड़ता है। और ज़्यादा अगर मान लो सांस की नली ज़्यादा सिकुड़ रही हैं तो ब्रोंकोडायलेटर का कोर्स भी देना वो तो देते ही हैं, ब्रोंकोडायलेटर का डोज कई बार बढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सांस की तकलीफ बढ़ी है और आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे हैं तो एक बार ज़रूर आप बीच में ही चिकित्सक से संपर्क कर लें। हो सकता है आपका इनहेलर का डोज 2 बार से 3 बार हो सकता है या 1 बार से 2 बार हो सकता है, वो बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकता है। तो इसके लिए आप ज़रूर चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। सर जैसा आपने अभी बताया था कि चर्म रोग भी इस दौरान बढ़ते हैं, एक सूखापन स्किन में आता है, चमड़ी थोड़ी सूखी होती है, सभी की होती है। जो लोग ऑलरेडी एक्जिमा या सोराइसिस के पेशेंट हैं उन लोगों की तकलीफ़ थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो क्या घरेलू उपचार आप बताते हैं इसमें कि जिससे स्किन में एक मॉइस्चर मेंटेन रहे, तो उसके लिए आप लोग क्या एडवाइस करते हैं? उसके लिए एक तो क्या है कि अपना जो बाथरूम में अपने टॉवल अलग से रहना चाहिए, कपड़े अलग से रहना चाहिए। जी जी। और बहुत तरह के जैसे एंटी फंगल और दूसरी तरह के सोप भी आते हैं तो आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। और टेम्परेचर का है कि अगर ज़्यादा सर्दी है तो उसमें ज़्यादा नहीं चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अंदर जहाँ पर भी वो है उसमें अपन डस्टिंग पाउडर वगैरह लगा सकते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो माइकोडर्म पाउडर लगा सकते हैं ताकि वो सूखा रहे, थोड़ा मॉइस्चर नहीं रहे, मॉइस्चर से प्रेसिपिटेट हो सकता है। सर कई लोग जैसे आज भी पुराने लोग सरसों का तेल या किसी प्रकार का ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे उनकी त्वचा नरम रहे, पेट्रोलियम जेली, ग्लिसरीन, तो उसमें लगा क्या सकते बेस्ट रहता है? लगा सकते हैं। अब नारियल का तेल भी लगा सकते हैं क्योंकि स्किन अगर सूखी रहे तो ईचिंग वगैरह ज़्यादा होती है। और जो पेशेंट कई रहते हैं जो जिनका हार्ट का पेशेंट की दवाइयाँ चलती हैं, जैसे डायूरेटिक चल रहा है तो उसमें क्या स्किन वैसे भी सूख जाती है, तो उनको ईचिंग जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि डायूरेटिक थोड़ा कम कर दें, दूसरी दवाइयों पे रखें। और कोकोनट ऑयल अपन यूज़ कर सकते हैं ताकि स्किन रूखी नहीं रहे। बिल्कुल। तकरीबन हम सभी के घरों पर कोकोनट ऑयल रहता है और जैसा डॉक्टर भार्गव सर ने बताया है कि आप शरीर में 2-3 बार इस कोकोनट ऑयल का उपयोग करें ठंड के दिनों में, जिससे त्वचा में एक मॉइस्चर रहे, एक नमी रहे और चर्म रोग से आप बच सकते हैं। क्योंकि अक्सर सूखी चमड़ी पे दाने भी हो जाते हैं, खुजाल चलती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। तो ये घरेलू उपचार हैं, इसका अवश्य आपको फ़ायदा मिलेगा। सर अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब काफ़ी ठंड पड़ती है तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने में भी तब्दीलियां करते हैं, अपनी रोज़ की रूटीन लाइफ में गुड़ चालू करते हैं, तिल्ली बहुत इस समय मिलती है। तो क्या आप लोग अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि ये ठंड में खाना आवश्यक है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो अमरूद है वो ठंड में आता है, लेकिन लोग अमरूद ठंड के मारे नहीं खाते कि ये ठंडा करेगा। तो आप लोग एक्चुअली क्या एडवाइस? मेडिकल साइंस में ऐसा वो नहीं है कि अमरूद अपन बंद कर दें, क्योंकि उसमें एक्चुअली विटामिन सी और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अमरूद है, नींबू है, एक्चुअली में वो तो फ़ायदा करता है, मतलब तो तभी ठंड में ही आ रहा है इसलिए। जी जी। लेकिन अगर आपको सोर थ्रोट, गले में खराबी है तो कुछ नहीं, आप दिन भर जो भी खाना खाते हैं ठीक है, लेकिन सोते समय अपन या तो नमक के पानी के घर में ही कुल्ले कर सकते हैं ताकि अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, वायरस ग्रो हो रहा है तो कम से कम उसकी वो कम हो जाए, मर जाए कम से कम। या बीटाडीन है या कोई सी भी एंटीबायोटिक अपन जो है गले को यूज़ कर सकते हैं। सोते समय यूजुअली उसको क्लीन कर सकते हैं। जी
सर अक्सर गार्गल्स कर जी, सकते हैं। अक्सर कई लोग सर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले लोगों में की एक श्रेणी होती है, तो वो लोग दिन भर पानी गर्म पीने लगते हैं और पूरे 2-3 महीने ठंड में पूरा गर्म पानी पीते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है सर? गर्म पानी से कोई ऐसा मतलब साइंटिफिक कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि जिससे कोई बेनिफिट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से ये है कि थोड़ा सा आपका गला लग सकता है या खराश आ सकती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा कोई गर्म पानी पीने से कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, अगर आपको करना है बॉइल्ड वाटर आप पी रहे हैं तो फिर हमेशा बॉइल्ड वाटर पिए। अगर बॉइल्ड वाटर से बहुत सारे आपके कीटाणु मर जाते हैं, वो तो एक सेफ रहता है हमेशा बॉइल्ड वाटर, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। आप नहा रहे हैं तो पानी चला जा रहा है मुंह में, आप कहीं भी दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो पीना पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा अपनी पूरी लाइफ में हमेशा बॉइल्ड वाटर पीना मुश्किल है जी। लेकिन अगर बॉइल्ड वाटर पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाकी जो सामान्य गर्म पानी पीने से कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि टेम्परेचर बार बार चेंज करना, यानी गर्म ठंडा करने से भी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती है। आपने 2-3 घंटे गर्म पिया, फिर आपको गर्म नहीं मिला, आपने ठंडा पी लिया, तो वो ज़्यादा कई बार नुकसानदायक हो सकता है। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आपको ठंड में आवश्यक आप ले सकते हैं, और चूँकि थोड़ी प्यास भी कम लगती है तो थोड़ा हल्का सा गुनगुना करके आप पिएँ तो ज़्यादा पानी पीने में आता है। तो इसके लिए आप ज़रूर ये काम अवश्य कर सकते हैं। बहुत गर्म पानी पीने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। सर एक और जैसे चर्म रोग का एक प्रश्न मेरे मन में फिर आया कि अक्सर लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। हमने देखा है कि जो नवजात शिशु की बात कर लें या घर में बड़े बुज़ुर्ग की बात कर लें, वो जो एक्स्ट्रा हम लोग उनको सेफ्टी पे रखते हैं, तो बहुत गर्म कपड़े पहन के सो भी जाते हैं, ऊनी कपड़े पहन के सीधे जो हमारी चमड़ी से लगते हैं। ऐसे में उनको बहुत सारे इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह के केसेस में आप लोग क्या एडवाइस करते हैं? टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, एक तो ये क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से स्किन ज़्यादा होता है इन्फेक्शन, लूज पहने उसको। और अगर उनको ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो वाइट कपड़े या उस तरह के सामान्य कपड़े पहने। कॉटन वाला कॉटन वाला नहीं पहनेंगे, कई लोगों को उससे एलर्जी भी होती है, उस तरह किया हो तो उससे और बढ़ जाता है। बिल्कुल, वुलन डायरेक्ट तो वैसे भी नहीं है। कई हाँ, लोगों अगर को उनको सूट नहीं प्रॉब्लम होता। है तो नहीं पहने। बिल्कुल, अगर और अक्सर ऐसा लूज नहीं पहने, सॉरी टाइट नहीं पहने, उसको लूज पहने और ऊपर ऊन पहना सकते हैं। बिल्कुल, डायरेक्टली ऊनी कपड़े पहनना तो नुकसानदायक होता ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्माहट पैदा करता है और जो टेम्परेचर भी वहाँ का मेंटेन नहीं हो पाता, पसीना भी नहीं निकल पाता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अंदर तो कॉटन यूज़ करें और बाहर से आप ऊनी कपड़े पहन सकते हैं। सर अक्सर ऐसा होता है कि ठंड के दिनों में हम लोग बच्चों को बाहर खेलना बंद कर देते हैं। शाम को बच्चों को बोलते हैं आप घर पर रहो, ठंडी हवा चल रही है। लेकिन जो आज भी बड़े बुज़ुर्ग को जैसे मानते हैं कि आप जिस प्रकार से बच्चों को ढालेंगे, उनको उस टेम्परेचर का सामना करना ज़रूरी है, तो फिर बॉडी उसी प्रकार से डेवलप होती है। क्या ये वाकई ये सही उचित है? नहीं, वो कपड़े पहन के जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे रिस्ट्रिक्शन वैसे भी स्पोर्ट्स और ये एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही हैं। आज के टाइम में क्या है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी आजकल वैन भी अंदर आती है, वहीं से ले जाती है, तो बच्चों का चलना फिरना बहुत कम हो गया। तो अगर उनको ऐसा रिस्ट्रिक्शन रखेंगे ना तो वो उससे उनकी एक्सरसाइज वगैरह सफ़र करेगी। कपड़े पहन के जा सकते हैं, खेल सकते हैं, सब कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है। बिल्कुल, आपको अगर बच्चे वैसे भी जैसे डॉक्टर भार्गव साहब ने बताया कि अभी फिज़िकल एक्टिविटी पे कम ध्यान हो गया है, ऐसे में अगर आप और उन्हें मना कर देंगे तो वो तो अवॉइड करेंगे। तो आप ज़रूर उन्हें अलाउ करें और कवर अप करके भेजें, स्वेटर पहन के उन्हें भेजाएँ तो उससे फ़र्क पड़ेगा और एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। सर जैसे आपने शुरू में बताया था कि हार्ट ट्रबल के चांसेस ठंड के दिनों में बढ़ते हैं, तो हमने भी देखा कि केसेस भी हमें सुनाई देते हैं कि जैसी ठंड अभी बीच में काफ़ी तेज़ थी तो काफ़ी लोगों को अटैक आए। तो एक आम व्यक्ति उसको किस प्रकार से बच सकता है? गर्माहट तो अपन गर्म कपड़े तो पहन के रहना ही है, इसके अलावा क्या कुछ इकोस्प्रिन या इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं जो ब्लड पतला अपन करने ले की सकते होती हैं? हैं, इकोस्प्रिन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जैसे अगर कोई घर में किसी को जैसे एज के हिसाब से है, जैसे मान लो अगर आप 40 क्रॉस कर गए हैं तो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा लेना चाहिए कि आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, आपका ईसीजी कैसा है, एक्सरे कैसा है, इको वगैरह कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं। और अगर किसी को जैसे मान लो
जिम में जाना है या ज्वाइन करना है तो एक ट्रेडमिल टेस्ट भी करा सकते हैं, इज़ वेरी सिंपल। तो उससे आपकी एक्टिविटी का पता चल जाएगा कि भाई आपको कुछ और रिस्क फैक्टर तो नहीं है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, घर में किसी की हार्ट अटैक से डेथ हुई है, तो इन सब लोगों को बचना चाहिए और डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए कि हम कितना चल सकते हैं और कितना जा सकते हैं। जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है और जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हार्ट की डिजीज़ ऑलरेडी है, उनको सब दवाइयाँ रखना चाहिए घर पे और अवॉइड करना चाहिए मॉर्निंग में जब टेम्परेचर कम हो, और अगर ज़रूरी हो तो कवर अप करके जा सकते हैं। लेकिन सर जैसे आपने बोला कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट अटैक की या ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, तो अब इस प्रकार का कुछ माहौल चल रहा है कि बहुत कम एज में ही जेनेटिक इफेक्ट आने लगा है। मतलब पहले ऐसा माना जाता कि अगर आपके घर में कोई कार्डियक पेशेंट है तो आप 50-60 के बाद आपको एक तकलीफ़ रहेगी, लेकिन हम देख रहे हैं 30-35 साल में भी आज व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़ रही हैं और पता ही चलता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको खानी पड़ेगी। तो ये जो यूथ है, ये जो एज है 25 से 40 वाला, इसको आप क्या सलाह देंगे कि ताकि कम से कम इतनी जल्दी तो दवाइयाँ शुरू ना हो? सबसे पहले तो वही है कि अपन शुरू से उनकी आदत, जैसे आपने बताया कि बच्चे जो है उनकी एक्टिविटी कम हो रही है, तो एक तो क्या है कि स्कूल में एक्टिविटी कम हो रही है, स्पोर्ट्स वगैरह में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अपने टाइम में या हम अपने टाइम में मतलब स्कूल पैदल जाते थे जी। अब आजकल गाड़ी से जाते हैं, फिर वहाँ से बच्चे आते हैं, इसके बाद में उनका होमवर्क वगैरह रहता है, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चे खेलते नहीं हैं। तो जो आगे वाली जनरेशन है वो अच्छा फूड का भी बहुत चेंज हो गया है, लोग फास्ट फूड खाते हैं, उनमें कैलोरीज ज़्यादा रहती हैं, फैट ज़्यादा रहता है, सॉल्ट ज़्यादा रहता है, तो ये सब चीज़ें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। तो आजकल क्या है कि एक्सरसाइज भी कम हो गई है और फूड में भी वो परिवर्तन आ गया, खाने की लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई है। आजकल हम देखते हैं जैसे घर में अगर खाना नहीं बना है तो आजकल ऑनलाइन खाना मंगवा लेते हैं लोग। बिल्कुल। तो इससे क्या एक्टिविटी कम हो गई। तो आजकल देखा होगा आपने कि बच्चे जो है आमतौर पर मोटे हैं, चाइल्ड ओबेसिटी है, तो ये आगे चल के मतलब ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो हार्ट डिसीज़ भी अर्ली स्टेज में इसलिए होने लगी है। अदरवाइज जब हम लोग ने एमडी किया था जी, अगर हम किसी यंग पेशेंट का ईसीजी कर देते थे कि भाई बड़ी चेस्ट बात पेन थी। हो रहा है, तो उसमें भी हमारे प्रोफेसर नाराज होते थे कि आपने ईसीजी क्यों कर दिया, क्या आप हार्ट अटैक सोच रहे हैं? बिल्कुल, बहुत समय का क्योंकि बदलाव, चेंज हो गया है। तो जी। ये सब चीज़ें लाइफ स्टाइल, जीवन शैली बदलाव की जरूरत है। बदलाव की वजह से हुआ है। डॉक्टर रमेश भार्गव सर, आप यहाँ इतने अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी हमारे अपने दर्शकों के साथ साझा की, हमें विश्वास है उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों देखा आपने, अगर आप चाहते हैं कि आप हर मौसम का लुत्फ़ उठाएं तो जो डॉक्टर भार्गव सर ने आपको जीवन शैली जीने की सलाह दी है, जो टिप्स दिए हैं, उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा अवश्य बनाएं और हमें विश्वास है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।